बालू माफियाओं ने पुल पुलिया के बाद अब रेलवे ब्रिज की नींव भी हिलाकर रख दी है। बालू के अवैध खनन के कारण रांची लोहरदगा रेल लाइन पर पुल क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके कारण रांची लोहरदगा रेल लाइन पर ट्रेनों का परिचालन ठप हो गया है। अब मार्च के अंत तक परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। हालांकि यात्रियों की परेशानी को देखते हुए रेलवे ने वैकल्पिक व्यवस्था करने का फैसला लिया है। देखिए रिपोर्ट। बालू माफियाओं ने हिला दी रेलवे ब्रिज की नींव। कोयल नदी में बालू उठाव से पिलर क्षतिग्रस्त। रांची लोहरदगा टोरी रेल लाइन पर परिचालन ठप। इस नदी के आसपास जो सैंड थे उसका एक्सटर्नल फैक्टर द्वारा एक्सकवेशन करने के वजह से ये फाउंडेशन एक्सपोज हो गया और रिवर के बहाव की वजह से इसके फाउंडेशन के नीचे से सॉइल इरोजन हुआ, जिसके वजह से ये पियर टिल्ट हुआ। बालू के अवैध खनन के कारण कोयल नदी पर बना रेलवे पुल में दरार आ गई, जिसके कारण रांची टोरी रेल लाइन पर परिचालन पूरी तरह से ठप हो गया। दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक ने टेक्निकल टीम के साथ ब्रिज का निरीक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने साफ कहा है कि कोयल नदी पर अवैध बालू खनन के कारण पुल को नुकसान पहुंचा है। एक्सटर्नल फैक्टर द्वारा सैंड एक्सकवेशन हुआ है, जिससे फाउंडेशन एक्सपोज हो गया है। पहले यहाँ पे जो फिलिंग थी करीब जहाँ पे हम लोग खड़े हैं यहाँ से 3 मीटर हाइट तक फिलिंग थी और स्लोली यहाँ पे एक्सकवेशन होते होते फाउंडेशन एक्सपोज हो गए हैं। तो उसका मेन रीज़न यही है कि जो यहाँ पे सैंड एक्सकवेशन के वजह से ये फाउंडेशन एक्सपोज हुए हैं और वाटर फ्लो के साथ साथ जो है और अधिक इरोजन होने की वजह से पियर से ये टिल्ट हुए। रांची लोहरदगा टोरी रेल लाइन पर कोयल नदी पर बनी रेलवे पुल संख्या 115 के पिलर संख्या 5 में दरार आई, जिसकी मरम्मत का काम युद्धस्तर पर चल रहा है। 24/7 काम चलने के बाद भी मार्च के अंतिम सप्ताह से पहले रेल परिचालन शुरू होने की उम्मीद नहीं है। ये करीब मार्च एंड तक जो है ये P5 PS को हम लोग स्ट्रेंथन करके और ट्रेन सर्विसेज चलाएंगे। इसके साथ ही साथ बाकी जो पियर्स हैं जो P4, P6, P7 उसको भी हम लोग स्ट्रेंथन करेंगे ताकि इस तरह की कोई खामियां ना आए। तो मानसून से पहले हम लोगों का टारगेट है कि मई तक बाकी जो 3 पियर्स हैं को स्ट्रेंथन करने हैं। तो मई एंड तक P4, P5, P6, P7 ये पिलर स्ट्रेंथन हो जाएंगे। मार्च के अंत तक पिलर संख्या 5 पर काम पूरा होने की उम्मीद है, जबकि P4, P6 और P7 पर काम मानसून से पहले पूरा कराने का लक्ष्य है। रेलवे महाप्रबंधक ने कहा कि रांची टोरी रेल लाइन के दोहरीकरण की मंजूरी भी मिल गई है। ऐसे में जल्द एक नया ब्रिज भी बनाने का प्रस्ताव भेजा जाएगा। वहीं पुल क्षतिग्रस्त होने से यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानी को लेकर रेलवे ने वैकल्पिक व्यवस्था करने का फैसला लिया है। रांची से चलने वाले पैसेंजर ट्रेन लोहरदगा स्टेशन से 7 किलोमीटर पहले इरगांव हॉल्ट तक चलेगा, जहां से लोहरदगा स्टेशन तक बस सेवा शुरू किया जाएगा। वहीं लोहरदगा से टोरी के बीच दूसरी ट्रेन भी चलाई जाएगी। जो रांची से जो ट्रेन चलेगी इससे नियरेस्ट जो हॉल्ट स्टेशन है लोहरदगा से 7 किलोमीटर दूर, वहाँ तक ट्रेनें लाएंगे मेमूस और उस हॉल्ट स्टेशन से लोहरदगा के बीच में बस सर्विसेज चलाएंगे और लोहरदगा टोरी के बीच में हम लोग भी ट्रेन सर्विसेज चलाएंगे ताकि और ट्रेन टाइमिंग के साथ मैच करेंगे ताकि जो भी लोहरदगा के पैसेंजर्स हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनें पे उनका आवागमन है वो टोरी से जाकर के पकड़ लें। बालू के अवैध खनन ने पहले भी कई पुल और पुलिया की नींव हिला दी थी। काची नदी से लेकर दामोदर नदी पर बना पुल हिस्सा में बट चुका है, लेकिन अब रेलवे ब्रिज की भी नींव माफियाओं ने हिलाकर रख दी। न्यूज़ 11 भारत के लिए लोहरदगा से आसिफ की रिपोर्ट। तो देखा अपने रिपोर्ट में बालू माफियाओं ने क्या कारनामा किया है। पहले पुल पुलिया कमजोर होते थे इन बालू माफियाओं के अवैध खनन के कारण, लेकिन अब रेलवे ब्रिज पर खतरा मंडराने लगा है। हालांकि रेलवे ने तत्परता दिखाई है और अगले 2 महीने के लिए इस पुल को बंद कर दिया गया है, चूंकि मरम्मतीकरण का काम करेगा। लेकिन सवाल वही उठता है, पहले दामोदर नदी पर बने पुल को खोखला किया गया, फिर कांची नदी पर बने पुल को खोखला किया गया और अब कोयल नदी पर बने इस पुल को खोखला कर दिया गया है। आप सुन रहे थे, रेलवे के अधिकारी बता रहे थे कि एक इंसान जहां खड़ा होता है उससे 3 मीटर ऊपर तक बालू था, यानी बेस मजबूत पुल की हुआ करती थी। लेकिन इन बालू माफियाओं की काली नजर उस पुल पर पड़ी। धीरे धीरे करते करते पूरे पुल को खोखला कर दिया गया।
दोष सिर्फ बालू माफिया का नहीं है, कई सवाल इसके पीछे है। सवाल यह है कि जब अवैध खनन हो रहा था, एनजीटी के रोक के बावजूद अवैध खनन हो रहा था, तब किसी ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। सवाल यह भी है कि बालू का अवैध खनन हो रहा था तो क्या पुल के नीचे से गायब हो जा रहा था, कि सड़कों पर भी वो बालू आ रहा था, कई थानों को क्रॉस करता हुआ जा रहा था, तब कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इन्हें तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा है, अपने अतिथियों से आपका परिचय कराएं। भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतुल जी बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। क्षितिज मिश्रा राष्ट्रीय जनता दल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्षितिज जी बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। और भाकपा माले से सुशांतो मुखर्जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशांतो दा बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। सबसे पहले चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। देखिए, लगातार बालू के अवैध खनन को लेकर आप लोग आवाज उठाते रहे। ये मुद्दा गंभीर इसलिए है चूंकि आज मरम्मतीकरण का काम शुरू हुआ है। कल की मैं बात बता रहा हूं आपको, राजधानी एक्सप्रेस इस पुल से गुजरी है। कई लोगों की जान दांव पर लगी हुई थी और सिर्फ किसी अधिकारी की अनदेखी की वजह से और बालू माफियाओं के मनमानी की वजह से हो रहा है। प्रतुल जी देखिए आयुष, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि झारखंड में पिछले 6 वर्षों से जो कुछ भी बालू माफिया कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो सत्ता के संरक्षण में हो रहा है, इसे रेप ऑफ द रिवर्स कह सकते हैं आप। जिस तरीके से नदियों से बालू हटाया जा रहा है, अच्छी अच्छी नदियों से, आप देखिए पूरी टॉप लेयर्स जो उनका बालू का था वो हटा दिया गया और उससे कितने बड़े पैमाने पर इरोजन होता है। अभी जो आप हाल की घटना की बात करें, कोयल नदी का जो घाट है उसकी तो बंदोबस्ती तक नहीं हुई है। आप ये सोचे बिना बंदोबस्ती के बालू माफियाओं ने इसका पूरा बालू निकाल लिया, वो भी खास करके अभी तो जनवरी शुरू हुआ। ये सारा कुछ जिस समय एनजीटी की रोक लगी रहती है 15 अक्टूबर तक, उस दरमियान हुआ, तब जाकर ये हुआ। और देखिए जैसे आप बालू निकालना शुरू कर देते हैं ना, दोहन शुरू हो जाता है नदियों का, तो उस हिसाब से जो पिलर्स के आसपास का बालू जैसे ही हटता है तो जो सॉइल होता है उसको जब बाढ़ आता है तो वो बहा कर ले जाता है और जो होल बनता है उसको स्काउर होल्स कहते हैं और वो जानलेवा हो जाता है। वो बिल्कुल जो पिलर है उसकी नींव तक पहुंच जाता है और वो बहुत डेंजरस हो जाता है। जिस तरीके से ये जान से खेलने का यहाँ काम हो रहा है बालू माफियाओं के द्वारा, ये बिना सरकारी संरक्षण के संभव नहीं है। आयुष, जिला खनन पदाधिकारी क्यों होते हैं? जब तक जिला खनन पदाधिकारियों के पद की बोली लगती रहेगी ना, यही होगा। क्या हुआ साहिबगंज में नींबू पहाड़ केस में? देखिए आज सीबीआई की टीम पहुंची थी, वहां जांच करिए, पूरा पहाड़ का पहाड़ खत्म हो गया। राज्य सरकार उसकी अपील में सुप्रीम कोर्ट तक गई थी कि नहीं साहब, हमें सीबीआई जांच नहीं करवाना, जो डकैती चोरी हुई सब जायज है। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना दलील को। कहीं पहाड़ गायब हो जा रहे हैं, कहीं नदियों के साथ जिस तरीके का व्यवहार हो रहा है, ये कोई पहली घटना नहीं। आयुष, आपने सही पॉइंट आउट किया, दामोदर नदी पर बने ब्रिज के साथ भी ऐसे ही हुआ था, वो तो बिल्कुल टिल्ट हो गया था। इसके अतिरिक्त मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सोनपुरा नदी पर जो बना पुल है हजारीबाग में, उसके साथ क्या हुआ, खनन माफियाओं ने पूरी नींव खोद दी वहां के पिलर्स की। अब वो बिल्कुल जो पुल है वो जाने लायक नहीं है, उसको बंद कर दिया गया है पिछले 1 साल से। उसके बाद कौलेश्वरी नदी पर बना हुआ पुल का क्या हश्र हुआ, जो चतरा जिले में स्थित है। वहाँ कौलेश्वरी नदी वहाँ के लिए बहुत एक महत्व की नदी है, इसलिए क्योंकि उसका पूजा पाठ भी किया जाता है। अब उस नदी का भी पूरे बालू को इन्होंने इतने गंदे तरीके से निकाला जब बंदोबस्ती नहीं हुई थी कि वहाँ का भी पुल जो है उसका एक पिलर बिल्कुल पूरे तरीके से धंस गया। और कांची नदी के साथ क्या हुआ हम सब जानते हैं, जो तमाड़ बुंडू के इलाके में साहब, वहाँ तो 2-3 पिलर इस तरीके से धंस गए, ये ब्रिज बिल्कुल द ब्रिज इज फॉलिंग डाउन, वो वाला गाना आपको याद दिला देगा, उस तरीके से यहाँ पे ब्रिज हो गया। इसके अलावा तोरपा में देखिए क्या हुआ, छाता नदी है वहाँ, वो जो लाइफ लाइन है तोरपा इलाके की, वो छाता नदी बहुत के ऊपर जो बना पुल है एक बड़े इलाके को करीब 35-40 हज़ार की आबादी को जोड़ता है। बालू माफियाओं ने वहां भी ऐसा अवैध खनन किया कि पूरी की पूरी जो उनकी नींवें हिल गई। साहब, ये सिस्टमैटिक तरीके से पिछले 6 वर्षों में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। सरकार कहेगी नहीं साहब हम सब अच्छा काम कर रहे हैं। आपने एक बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया कि आखिर बालू जाता कैसे। ऐसा थोड़ी है कि वहां से खनन होता है और कन्वेयर बेल्ट से सीधे किसी दूसरे राज्य में चला जाता है। ये सड़कों के रास्ते, ट्रैक्टरों के रास्ते, ट्रॉलियों के रास्ते, हाईवा से, ये तमाम तरीके से जाता है और इसमें स्थानीय थाने की मिलीभगत होती है। और स्थानीय थाना आपको क्या लगता है बिना एसपी की सहमति के कुछ कर सकता है? और एसपी आपको क्या लगता है कि रांची में बैठे हुक्मरानों को कुछ पता नहीं? तो पूरा सिस्टमैटिक लूट यहाँ जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसी पुल से ट्रेनें गुजरी थी, वो तो भला हो गैंगमैन का, जिसने एक बार वो नदी में की तरफ गया था चेक करने के लिए, उसने देख लिया कि यहाँ तो पिलर जो है वो टिल्ट कर रहा है, वो धंस रहा है
और उसने तुरंत रिपोर्ट की, तुरंत आवाजाही रोक दी गई, काफ़ी परेशानियां भी हुई यात्रियों के। लेकिन साहब, परेशानी भले हो जाए, जान नहीं जानी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से लगातार झारखंड में नदियों का एक तरीके से शोषण हो रहा है, निश्चित तौर पर देखिए लगातार तस्वीरें आ रही हैं। मैं फाइनली समाप्त करूँ आयुष, आपको याद होगा आपने एक बार रिपोर्ट दिखाई थी कि किस तरीके से कांची नदी के इलाके से, तमाड़ बुंडू के इलाके से बिना नंबर वाली हाईवा निकलती है और पुलिस स्कॉट करते हुए निकालती है। उस समय भी सरकार ने कहा था, और वो कौन सा समय था जिस समय एनजीटी का रोक लगा हुआ था। तो ये सरकार कहां बालू माफियाओं के साथ। बिल्कुल, देखिए वक्त की पाबंदी है तो सीधे हम सत्ता पक्ष से ही जवाब लेते हैं। राष्ट्रीय जनता दल का रुख करते हैं, हमारे साथ क्षितिज मिश्रा जुड़े हुए हैं। क्षितिज जी, सबसे पहला प्रश्न तो यही होगा, ना विपक्ष ने आरोप लगाया है, ना किसी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि ने कुछ कहा है, सीधे सीधे उस शख्स ने कहा है जिसकी जिम्मेदारी रेलवे की सुरक्षा की है। आज जांच करने पहुंचे अधिकारी ने कहा है कि बालू खोदते खोदते पिलर के बेस को एक्सपोज कर दिया गया। और ऐसा तो नहीं कह दीजिएगा आप लोग कि ये 14 से 19 के दौरान हुआ, 19 के बाद से सब ठीक था, तब का ही खोदा हुआ, ये तो नहीं कहिएगा ना सर। देखिए 14 से बाद खोदा गया या अभी खोदा गया, इसकी सटीक जानकारी तो आप ही दे सकते हैं, आपके पास ज़्यादा जानकारी होगा। लेकिन आपने कहा कि एक राजधानी ट्रेन को गुजारा गया था, सासाराम एक्सप्रेस को भी गुजारी गई थी, वहाँ से गुजरा था। और ब्रिज का रखरखाव वो किसकी जिम्मेदारी है? क्या ये रेलवेज के अधिकारियों का ये नहीं दिखाया जा रहा है क्या इसमें? मतलब आपका कहना है कि बालू तो चोरी होगी सर, आप पहले पुल को संभालिए। आयुष जी, अगर मान लीजिए कि हाँ बालू एक उसका कारण है, तो क्या अधिकारियों को उसमें दरार उसको चेक करना नहीं था क्या? अधिकारी किसके हैं सर? अधिकारी हमारे हैं, और रेलवेज के अधिकारी नहीं चेक करेंगे कि क्या कि पुल में दरारें आ रही हैं, उसका वो फिटनेस चेक नहीं होगा क्या? और ट्रेन गुजरती रह गई, क्या कर रहे थे? और अधिकारी आ जाकर के बालू के बारे में बता रहे हैं। और जब बालू खनन हो रहा था, उनको अगर किसी को पता ही नहीं चला उनको, तो उन्होंने क्यों नहीं रिपोर्ट किया? सर ये क्षेत्राधिकार रेलवे का नहीं होता। ब्रिज के नीचे अगर बालू का खनन हो रहा है तो राज्य सरकार को देखना है। चेक कौन करेगा? फिटनेस चेक कौन करेगा? किसका फिटनेस है? ब्रिज का फिटनेस चेक हुआ तभी तो ये पाया गया है कि पुल खराब हो रहा था। चेक हुआ, आखिरकार इतनी रेलवे ट्रेनें गुजरी, इसके बाद वो चेक हुआ। अगर दुर्घटना होती तो जिम्मेदार सर बालू घाट पर बालू चोरी हो रहा है, इस पर कुछ कह दीजिए। नहीं, तो दोनों पर जवाब देना। क्यों जवाब नहीं देंगे? कोई बच के भाग जा रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। बिल्कुल तो कोई बचना जवाब दे ही। क्या रेलवेज के अधिकारी पे जवाब उन पे क्यों नहीं पूछा गया कि जब ये गुजर रही थी? तो हम भी पूछते हैं, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, उन पे भी, कि जब दो ट्रेनें गुजर गई उस पे, क्या उस पर हताहत होता तो उसके जिम्मेदार कौन होते? सही बात है, आपका सवाल ये जायज है। और जो बालू का वो है, तो बालू का सरकार उस पर लगातार कार्रवाइयां कर रही है। आप देख रहे होंगे कि हमारे लोग वहां छापा मारते हैं, पकड़ते हैं लोगों को, और कितने बालू माफियाओं पकड़े गए हैं। ऐसा नहीं सरकार काम नहीं करती है। पिछले एक साल में सर, पिछले एक साल में इस नदी के पुल के पास से कोई नहीं पकड़ा गया है, और बालू यहां से आवाजाही हो रहा है, हमने कई बार दिखाया है। सरकार को संज्ञान में जो चीज आता सरकार कार्य करती है। लेकिन अगर आप यहां डिबेट में बैठ करके सरकार पे आरोप लगा देना बहुत आसान है। आज तो जुड़ा दिए कि इतने जगह पे थे, क्या अधिकारी कितने रिपोर्ट किए थे? या बीजेपी के लोग आज यहां पे जुड़ा देते हैं कि तो बता भी देंगे कि कौन कौन लोग गया था और ड्राइवर कौन कौन था। बाबूलाल मरांडी जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए हैं, वो कल करेंगे लगता है, या कभी भी करेंगे तो ड्राइवर का चेहरा बताएंगे, और इसके बाद फिर अगर रघुवर दास जी करेंगे तो ड्राइवर का नाम बताएंगे। लेकिन ये लोग जाकर के उस पर कार्रवाई आप भी मानते हैं कि नहीं, ड्राइवर या जो को ड्राइवर होता है उनका नाम भले ही पता चले ना चले, भ्रष्ट अधिकारी का नाम तो पता चलना चाहिए। बिल्कुल मानते हैं इस बात को। सरकार इस पर जांच करेगी, इसका मामला है, फॉरेंसिक उसकी जांच होगी, इस पे कौन कौन जिम्मेदार है। और एक अधिकारी के बोल देने से या इंजीनियर के बोल देने से केवल यही मुद्दा नहीं हो जाता है, उसका मेंटेनेंस का भी काम होता है, और इसमें जो जो जिम्मेदार होंगे उन सब पर कार्रवाइयां होगी। बिल्कुल कार्रवाइयां होगी निश्चित तौर पर। देखिए बालू खोदा जा रहा है, और इस कोयल नदी पर बने पुल को देखकर यह नहीं कहेंगे कि बालू खोदा जा रहा है, बालू को अब नोचा जा रहा है। एक पुल जिस पर हजारों जिंदगियां टिकी होती है, उस पुल को खोखला कर दिया गया है। और उसके कारण क्या होगा, यह तो वक्त रहते पकड़ा गया कि अगले 3 महीने तक भले ही परेशानी होगी यात्रियों को, लेकिन उस पुल का मरम्मतीकरण का काम होगा और वह पुल दुरुस्त हो जाएगा। सत्ता पक्ष की ओर से अब भी माकूल जवाब नहीं आया है कि इतने दिन चोरी होती रही और कोई पकड़ा क्यों नहीं गया। देखिए बालू के अवैध खनन के कारण कोयल नदी पर बना रेलवे ब्रिज अब पूरी तरह से कमजोर हो चुका है। उसके
जो पिलर है वो धंसने लगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा है, हम चलेंगे सुशांतो मुखर्जी के पास, लेकिन उससे पहले प्रतुल जी 10 सेकंड अपनी बात को। जी, देखिए सबसे गंभीर बात यह है कि जिस कोयल नदी के जिस घाट से ये सारे बालू की एक तरह से अवैध डकैती हुई है, उसका तो सेटलमेंट ही नहीं हुआ अभी तक। और उसके बाद भी अगर इस तरीके से उत्खनन हो रहा है बालू का, तो ये साहब ये बिना प्रशासनिक मिलीभगत से कुछ नहीं हो सकता। और सिर्फ रेलवे पे दोषारोपण कर रहे हैं साहब। कांची नदी के ब्रिज पे कौन सा रेलवे का पुल था? दामोदर नदी का जो ब्रिज था उस पर कौन सा रेलवे का पुल था? इसके अतिरिक्त मैं आपको बता रहा हूँ, कौलेश्वरी नदी जो चतरा में, वहां कौन सा रेलवे का पुल था? वो तो सड़क मार्ग था। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे छाया नदी थी तोरपा की, उसमें कौन सा रेलवे का ब्रिज था? तो ये सिर्फ कह देने से ये सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकती। जिस घाट का सेटलमेंट नहीं हुआ था आयुष, उस घाट से उत्खनन होता रहा, तो आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर राज्य सरकार के संरक्षण में, मैं ऐसे कड़े शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, हेमंत सरकार के संरक्षण में बालू का अवैध खेल लगातार जारी है। निश्चित तौर पर देखिए, किसकी जवाबदेही तय करनी होगी और सवालों के जवाब देने होंगे। हम आपके ही सवाल को पूछते हैं, चलते हैं हम अब सुशांतो मुखर्जी के पास। भाकपा माले चूंकि सरकार का हिस्सा है, तो भाकपा माले से एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न सुशांतो दा। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जिस घाट की बंदोबस्ती नहीं हुई, इतना खोद दिया गया, वहां इतना बालू का उठाव कर लिया गया कि अब पिलर का जो बेस है वो एक्सपोज हो गया। कैसे संभव है झारखंड में, बताइए। निश्चित तौर पर इसको देखने की स्टेट गवर्नमेंट को देखने की जरूरत थी, नहीं देख पाए। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि ये 25 सालों में ये हमारी गठबंधन की सरकार ने जो कानून अभी बनाए हैं, पैसा जो ले आए हैं, इनकी जरूरत थी। कितने मुख्यमंत्री पार हो गए बीजेपी के 14 से 15 साल में, लेकिन किसी ने भी ये नहीं किया। कानून बन गए हैं, अब कानून के बाद निश्चित तौर पर इस पर विराम लगेंगे। ये आप कितने रोकेंगे? सबको मिलकर ये चोरी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि खाली सरकार के दिख रहे हैं, पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर बालू बेचते हैं। ये नाम ना बोले, उदाहरण क्या है आप बता दीजिए। हम आपको उदाहरण देते हैं, बोल रहे हैं कि वो बालू बेच रहे हैं। पुलिस के एक मिनट। अच्छा दादा, अच्छा पैसा कानून की बात कही, पैसा कानून में क्या 5 एकड़ से ऊपर के जो बालू घाट है उसकी बंदोबस्ती का अधिकार? बिल्कुल नहीं, देखिए सबसे बड़ी चीज हम बता रहे हैं, हमारे चल जाइए सीली में, वहां से देखिए जो बालू निकलते हैं, बालू जो गलत तरीका से बालू निकलते हैं, वो किस तरह से कमीशन हर पार्टी के लोगों को मिलते हैं। क्या उसमें भाजपा नहीं है? क्या उसमें जेएमएम? अरे सर, अगर भाजपा है तो कार्रवाई की जनाब, अरे अच्छा ठीक है, एक मिनट कार्रवाई बोलते, कार्रवाई की बात करते, आप कार्रवाई करने बोलते बालू में, कौन सी बालू में? जो नदी से निकल रहे हैं। लेकिन कार्रवाई आप उसमें नहीं करेंगे जो बांग्लादेशी के नाम से आपको केंद्र के जो बॉर्डर है उस पर आपकी फोर्स लगे हुए हैं। घुसपैठ पर हम लोग क्यों नहीं करेंगे? बॉर्डर है, ये भी हमारी बॉर्डर है। ये पर हमारे डिबेट का सैकड़ा पूरा हो चुका है। जी, अभी डिबेट घुसपैठ पर नहीं है, नहीं हम बात कर रहे हैं बालू पर। मानिए की गलती हुई है, निश्चित तौर पर गलतियां हैं, लेकिन अगर ये कानून, अगर ऑफिस है, पुलिस किस राज्य सरकार के अधीन आती है और डीएमओ राज्य सरकार के अधीन? बिल्कुल, चलिए हम आपके सवाल का जवाब लेते हैं। निश्चित तौर पर पुलिस आती है, नहीं कर रहे हैं। तो हम तो यही पूछना चाहते हैं, हम तो राज्य के अंदर कार्रवाई की बात करते हैं। हम केंद्र सरकार को कहते हैं कि आप बॉर्डर पर क्यों नहीं कार्रवाई करते? केंद्र सरकार बालू नहीं, अरे जो आप घुसपैठी की बात करते हैं, बालू को लेकर बात करते हैं ना। बालू निश्चित तौर पर आपको तो कह रहे हैं, लेकिन इसमें अगर कौन है ऐसा पार्टी, हमें नाम बताइए, हम बताएंगे आपको कि कौन ऐसा है कि पर ट्रक पर पैसा नहीं लेते हैं। हम तो वाले भी लेते हैं, गलत। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस वाले लोग भी लेते हैं। नहीं, सब देखिए, जिनकी जहां विधायक है, जिनकी जहां विधायक है, सबसे ज्यादा तो 56 विधायक आप लोगों के हैं। सिल्ली में एरिया में, उस एरिया में तो जेएमएम के विधायक है। नहीं, आजसू वाले कम नहीं है। देखिए ऐसा नहीं, बीजेपी सबको मानते हैं, ये गलत नहीं, गलत नहीं। जो देखिए है, निश्चित तौर पर ये गलतियां हुई है, ये चेक करने की जरूरत है, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, लेकिन साथ साथ केंद्र की भी जिम्मेवारी ये होती है। बालू देखने की नहीं है सर, आप बोलने नहीं,
आप अरे बदलिए, स्टेट की आप बोलिए। नहीं, लेकिन स्टेट आप की बात बांग्लादेश चले गए, कुछ देर में वेनेजुएला चले जाएंगे, नहीं चले कुछ देर में जाएंगे, इसलिए कनाडा चले ये जाएंगे। कोई बात नहीं। आप जब कहीं भी जाते हैं तो बाहर चले जाते हैं। आप 50 साल पहले केंद्र को देखते हैं तो हम लोग 1 साल तो का नहीं आज देखेंगे सर 50 साल पहले नहीं 50,000 लोगों के जान की बात हो रही है। जी निश्चित तौर पर पुल से कई ट्रेनें गुजरती थी और कैसे नोचा गया इस पुल के नीचे। देखिए आपको आपको बता दें, यूजी बता दें कि देखिए एक जो हमारे गैंगमैन जो होते हैं, आपको रेलवे से हम बड़ा रिलेटेड है, बड़ा सामने है। गैंगमैन जो होते हैं उनके ड्यूटी पड़ते पोल से पोल देखना, रेगुलर उनके ड्यूटी पड़ते हैं। वो एक दिन की काम नहीं है, उनकी रेगुलर काम है। क्यों नहीं? डीएमओ का क्या काम है सर? डीएमओ का क्या काम है? एक गैंगमैन तो खैर चलिए कर्मचारी है रेलवे का, आप उनके बारे में कह दिए। एक जो अधिकारी है राज्य के, उनके बारे में क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर वो गलतियां हैं, लेकिन गैंगमैन को भी सर पाप है, जान ले आप तो कह रहे हैं, नहीं सर, लेकिन पाप है। सेंट्रल ये का भी पाप ये की ड्यूटी श्रेणी में है, आएगा। सेंट्रल की भी ड्यूटी है। थाना जी हम निश्चित। आएंगे आपके पास सुशांत दा, हम चलते हैं राष्ट्रीय जनता दल के पास। क्षितिज जी देखिए, गलतियां हुई हैं, जानबूझकर किया गया है, नहीं किया गया है, खैर इस बात का जवाब आप नहीं दीजिएगा, लेकिन कम से कम राज्यवासियों को इतना तो सुनिश्चित कीजिए कि आने वाले दिनों में किसी भी पुल से जब ट्रेन पार हो या किसी भी पुल से कोई गाड़ी पार हो तो वो भगवान का नाम न लेते रहे कि किसी भी क्षण पुल हम कितना जल्दी हो सके इस पुल को पार कर जाएं। कम से कम ये तो नौबत नहीं आने दीजिए सर। देखिए ये नौबत बिहार में आती है, ये यहाँ झारखंड में नहीं आती। और मैं अब आता हूँ, आपने भी कहा और यहाँ से भी कहा गया कि हेमंत सोरेन जी इसके जिम्मेदार नाम लेकर के, और बाकायदा आपने कहा कि किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बिल्कुल लेनी पड़ेगी, लेनी चाहिए जिम्मेदारी। आपकी मानना है क्यों? क्योंकि बालू चोरी वहीं से उसका 60 गांठ है। इन्होंने कहा आप उसको पुख्ता कर दिए। मैं कह रहा हूं कि किसी को जिम्मेदारी लेनी होगी। नहीं जो पावर में है उन्हीं को लेनी होगी। नहीं रुकिए, मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं। प्लीज आयुष जी, सबने सुना है। और ये प्रतुल सहदेव जी बीजेपी के प्रवक्ता एक बार भी इस चीज को नहीं वो किए कि उसको फिटनेस चेक करवाई जानी चाहिए। रेलवे फिटनेस चेक करती है, उसको करनी चाहिए थी। 2-2 ट्रेनें गुजारी गई, 2-2 ट्रेनें गुजारी लेकिन गई। तमाम थाना प्रभारी और तमाम डीएमओ आप पर पट्टी बांध के बैठे रहे। कह रहा हूं आयुष जी, मैं उसको कह रहा हूं कि हमारे ये बीजेपी ने इतने सालों तक भरमाया, लेकिन पेशा कानून लागू नहीं हुआ। पेशा कानून लागू हुआ है और इन पर कार्रवाइयां होगी सब पे जो अवैध बालू खनन करते हैं, और आप सरकार को एडमिट करते हैं। और मैं कहता हूं आप दिखाइए कौन सरकार इसमें संलिप्त है। प्रतुल सहदेव जी और सुशांतो दा ने बोला, इसके बाद आप लोग सबने पूछा, लेकिन ये नाम बताए ना, हेमंत सोरेन जी के कौन से विधायक हैं? आपने कहा अधिकारी आपके, यह कौन है? थाने आपके, पुलिस आपके, और नाम बताए विपक्ष। क्या बात है सर? तो अगर मान लीजिए किसी के यहां से पैसा निकलता है, ईडी इनके, ये इनके, तो हेमंत मोदी जी का पैसा निकल रहा होगा? नहीं कुछ भी अगर वो हो रहा है तो इनके यहां से पैसा निकलता है, मोदी जी का निकल। नहीं सर बालू पर आइए ना, अधिकारियों पर जांच होगी। आप यहां बैठ करके, और अभी भी उसका फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आया है कि बालू नहीं उसी के टेक्निकल टीम बकायदा पहुंची, 2.5 महीने का वहां मरम्मती का कार्य चलेगा सर। केवल यही रिपोर्ट क्या चाहिए आपको? क्या केवल ये कहना है? पुल पुराने होते उसकी मरम्मत होती है, उसका फिटनेस चेक होता है। फिटनेस चेक नहीं किया गया। अधिकारी जो है वो अपना ये नहीं बताए कि दोनों वो आरोप लगा दिए, ठीक है, उनकी बातों को एडमिन करता है, उस पर जांच होगी। राज्य सरकार ने तत्परता दिखाई है। विपक्ष के आरोपों पर अंतिम 10 सेकंड हम सत्ता पक्ष, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से जो बातें कही गई उस पर क्या कहिएगा प्रतुल जी? देखिए, मैं बड़ी विनम्रता से सत्ता पक्ष से अनुरोध करूंगा कि जो बालू की चोरी हो रही है, लगातार हो रही है, जो बंदोबस्त नहीं हुए भी घाट है, उसको रोकिए। अधिकारियों पर उस पे और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे तो फांसी का प्रावधान है भारतीय न्याय संहिता में। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस साफ है साहब, बालू खनन हो रहा है उस घाट से, अधिकारी जिस जगह मैंने आयुष 2-2 ट्रेन गुजारे गए रेलवे के अधिकारी। फिटनेस चेक देखिए, शर्मनाक है। चोरों के साथ गुजारी गई, जो पुल है उसको कमजोर हत्या का साजिश कर अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं की, ये सच है। अलग अलग थाना क्षेत्रों में अलग अलग थानों के सामने से बालू लदे ट्रैक्टर, बालू लदे हाईवा पार हुए हैं, यह भी सच है। लेकिन दोषी कौन है अब तक बेनकाब है। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द सत्ता पक्ष एक्शन लेगा, सरकार एक्शन लेगी, और यह अधिकारी जो एसी कमरों में बैठकर चैन की नींद सो रहे हैं, चूंकि उनके यहां तो मलाई पहुंच रहा है,
उन पर कार्रवाई होगी, और ये जो जान के दुश्मन आम जनता के अधिकारी बने हुए हैं उन पर कार्रवाई होगी। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करें। भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बेहद शुक्रिया प्रतुल जी न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। क्षितिज मिश्रा राष्ट्रीय जनता दल से हमारे साथ थे, क्षितिज जी बेहद शुक्रिया न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। और भाकपा माले से सुशांतो मुखर्जी हमारे साथ थे, सुशांतो दा बेहद शुक्रिया न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। तो खबरें चलती रहेंगी, जनता से जुड़े मुद्दे लेकर आपके बीच फिर आएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूजीलैंड भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।